बिल्कुल। जैसे मैंने आपके बारे में सुना है, आप शुरू से ही गेम को लेकर काफी आपका रुझान था। जो आपके पेरेंट्स हैं वो बोलते थे कि ये बंदी पढ़ेगी नहीं, ये तो सिर्फ गेम्स ही करेगी। तो इसके पीछे मैम क्या चक्कर है मैम, इसके बारे में बताइए। देखिए, शुरू में मैं अगर सही कहूँ तो 9th क्लास तक मेरा पढ़ने की तरफ इतना रुझान नहीं था। 9th की जब फाइनल एग्जाम्स आए तब मुझे लगा कि नहीं, तुम दिख जाओगे। तब मुझे लगा कि इसमें मुझे अब पढ़ाई पे भी ध्यान देना होगा और 9th क्लास से मैं सीरियस हो गई पढ़ने में भी और स्कूल में भी। फिर उसके बाद ठीक ही ठाक मार्क्स आए थे और कॉलेज में जाके मेरी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है। मास्टर डिग्री में मैंने थ्रू आउट फर्स्ट क्लास ली, मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है खिलाड़ी के लिए, ये मुझे 9th क्लास में मैं सीरियस हुई थी। ओके मैम, पहले आप सिर्फ स्पोर्ट्स में ध्यान देते थे? पहले भी खेलती रहती थी। अच्छा, कॉलेज में स्कूल में भी स्पोर्ट्स में रुझान था, लेकिन मुझे कभी भी नहीं पता था कि मैं कॉलेज लेवल की एथलीट थी, स्कूल लेवल की एथलीट थी। लेकिन मैं सीरियस हुई जब मैंने अपनी मास्टर डिग्री कर ली थी, NIS क्वालिफाइड हो गई थी, तब मैं सीरियसली मैंने स्पोर्ट्स को एज अ करियर लिया। और मैम वनस्थली में मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहां पर आपका कब राइज हुआ आपके एथलेटिक करियर का वनस्थली में? हाँ, बोलो जोर से बोलो। मैम वनस्थली में आपका कैसा रहा मैम? वहां पर कैसे आप राइज हुए एथलेटिक के तौर पर मैम? वनस्थली की मैम अपनी बताइए। वनस्थली के बारे में बताऊं, वनस्थली विद्यापीठ अभी तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में, उसको A++ ग्रेड मिला हुआ है और यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स की ये इंस्टीट्यूशन है जहां पर पंचमुखी शिक्षा दी जाती है। अगर मैं पंचमुखी शिक्षा की बात करूं, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो मैं यहाँ गई ही इसलिए थी कि मुझे एक तो हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था, फ्लाइंग का बहुत शौक था, NCC का बहुत शौक था। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं यहाँ जाकर ही पढ़ूंगी। फिर पढ़ने में भी अच्छी थी, वहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज की सेक्रेटरी भी थी और वहाँ मुझे वो माहौल मिला जिसमें कि मैं कर पाई, एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर बन पाई, क्योंकि इतना लंबा एरिया है, 3 किलोमीटर के एरिया में आराम से रनिंग कर पाते थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था, सेफ एनवायरमेंट था। और मैम जब आप PT टीचर बनी मैम अरविंदो आश्रम में, सर अरविंदो आश्रम में, और वार्डन थी मैम वहाँ पर मैम आपने एक ट्रिक यूज की गर्ल्स को बिजी रखने के लिए संडे को। अच्छा, वो ये तुम्हें पता है, इसके बारे में बताती हूँ। जब मुझे ये कहा गया कि मुझे संडे को अपनी गर्ल्स को बिजी रखना है, तो अब मेरे लिए कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। तो मैंने भी सोचा गर्ल्स को बाहर जाना पसंद है और मुझे रनिंग पसंद है, तो इनको मैं पूरी दिल्ली घुमाऊंगी रनिंग से। और मैं उनको कालीबाड़ी से लेके जो तुगलकाबाद का शूटिंग रेंज है वहां तक हम जॉगिंग करके जाया करते थे। उस समय नेहरू स्टेडियम भी एक साइट सीइंग प्लेस हुआ करता था, तो वहां पर भी हम दौड़ के जाया करते थे। मैम तारा मैम का आपकी लाइफ में कैसा है, वो रहा मैम रोल आपको एक राह देने के लिए तारा मैम का? अच्छा, तारा मैम मेरी रोल मॉडल भी रही और वो उस समय करीब 50 इयर्स की थी जब मैं 20 इयर्स की थी। अभी वो 80 की है, मैं 60 की हूँ। तो उन्होंने मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पैदा की। वनस्थली में रहकर मुझे लीडरशिप क्वालिटीज मेरी नर्चर हो चुकी थी, लेकिन तारा जी ने मेरे ऊपर एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हॉस्टल वार्डन बनाया और उसके बाद उन्होंने मुझे यूथ कैंप्स का इंचार्ज बनाया और मैं एक तरह से पूरे तरीके से जो एक लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं वो मेरे अंदर नर्चर कर गई मदर्स इंटरनेशनल स्कूल के श्री अरविंदो आश्रम में रहकर। मैम आपको एथलेटिक्स की मैम राह किसने दी मैम आपके जीवन में? तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है मैम। वो पर्सन कौन है जिसने आपको एथलेटिक्स के बारे में राह दी, आपको बताया कि आप मैराथन अच्छा कर सकती हैं? कैसे मैम आपको पता चला ये?
अच्छा, ये मैराथन क्या हुआ, मैं लॉन्ग डिस्टेंस में अच्छी थी, तो जब मैं लॉन्ग डिस्टेंस में अच्छी थी तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया मैं डिस्टेंस को चेंज करती गई। जैसे मैंने पहले मैं करती थी 1500 मीटर्स, 800 मीटर्स भी मैंने किया है 1996 में, जिसमें मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने मेडल लिया है। और उसके बाद फिर मैं क्रॉस कंट्री में स्विच ओवर कर गई। फिर जब मुझे पता चला कि 10 किलोमीटर्स और क्रॉस कंट्री होती है, वहां उसमें जाना शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि लॉन्ग डिस्टेंस में मैं अच्छा कर रही हूँ। और जब मैं दिल्ली में आई तो यहाँ पर मुझे मैराथन के बारे में ताराजी ने बताया था कि तुम इतना दौड़ती हो तो चलो रथ मैराथन हो रही है, इंडियन ओपन मैराथन, उसमें पार्टिसिपेट करो। 1984 की बात है और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके पहले मैं रेगुलर तो 10-12 किलोमीटर दौड़ ही रही थी। तो आजकल जो लाइफस्टाइल रनर्स करते हैं, मैं जॉगर टर्न मैराथनर हूँ, तो इतना तो मैंने बस एक बार 30 किलोमीटर करके देखा कि मैं कर भी सकती हूँ कि नहीं, और मैंने सीधे 42 किलोमीटर में पार्टिसिपेट कर लिया। क्योंकि मैं मेंटली बहुत टफ हूँ, तो मैं उसको फिनिश भी कर पाई, उसको विन भी किया और नेशनल चैंपियन बनी और मुझे बॉस्टन मैराथन जाने का चांस मिला। एशियन मैराथन का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो आप शेयर करना चाहिए मैम? पूरा एशियन मैराथन आप कैसे आपने ज्वाइन की, कैसे आपका वहां पर मेडल आया? एशियन मैराथन 1992 में हुई और 1984 में मैं एक बार नेशनल चैंपियन बनी। फिर 1988 में मैंने पुणे इंटरनेशनल मैराथन विन की। 1990 में मैंने फिर से इंडियन ओपन मैराथन विन की। 2-3 बार मैंने इंडियन ओपन मैराथन विन की। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस तो आता ही जा रहा था। और 87 में मैंने NIS डिप्लोमा किया पटियाला से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला से। और उसके बाद एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर मेरी शादी भी हो गई 87 में। और मेरे हस्बैंड मेरे गाइड भी थे, मेरे मेंटोर भी थे। उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, एक ड्रीम देखना होता है आपको कुछ भी अचीव करने के लिए। तो वहां से फिर पटियाला में मास्टर स्पोर्ट्स कर रहे थे मेरे हस्बैंड, तो वहां पर हमें चांस मिला। आर्मी से मुझे फैसिलिटी मिली, मेरे साथ में गनमैन हुआ करता था और हम वहां पे लॉन्ग रन बहुत अच्छे से किया करते थे। तो तैयारी थी एक एंड्योरेंस की, स्पीड वर्क की। आर्मी के बहुत से एथलीट्स थे जिनके साथ में स्पीड वर्क किया करती थी, तो तैयारी बहुत अच्छी रही। मैंने धीरे धीरे अपना फैट परसेंटेज, बॉडी कॉम्पोजिशन भी सही किया और 45-46 केजी की जब मैं हो गई तो 1992 में मुझे बस ये कह लो कि मेरी किस्मत में था, तो मुझे एशियन मैराथन का चांस मिला। फेडरेशन ने मुझे एशियन मैराथन चैंपियनशिप के लिए भेजा और वहां पर मुझे घर से यही बोल के भेजा था मेरे हस्बैंड ने, यू हैव टू प्रूव इट, विनर टेक्स इट ऑल। तो बस जब मैं दौड़ रही थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि अगर मैं सेकंड या थर्ड आई तो सेकंड थर्ड और भी बहुत से लोग आ जाते हैं, कोई नहीं पूछता, लेकिन चैंपियनशिप अगर आप जीत जाते हो तो वो जो चीज है वो आपके साथ ताज जिंदगी चलती है। और सच बात है, 92 की एशियन मैराथन चैंपियनशिप जीती हुई मैं आज तक एशियन चैंपियन तो कहलाती हूँ, क्योंकि मैंने विन की थी। और उसको विन करने में मैं फिर से वही कहूंगी कि मेरी हार्ड ट्रेनिंग और मेरी मेंटल टफनेस ने बहुत साथ दिया। मैं बहुत योगा करती हूँ। प्लीज कंटिन्यू मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, मैं बताऊं? हाँ, तो अच्छा, वहां पर जैसे होता है ना कि कुछ स्ट्रेटजीज भी होती हैं। तो जैसे हम जब दौड़ रहे थे तो वहां एक चाइना की थी, एक जापान की थी। मैं ना बहुत कैलकुलेटिव हूँ, बहुत ऑब्जर्व करती हूँ मेरे साथ के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका क्या टेम्परामेंट है, वो किस तैयारी से आए हैं, उनका बेस्ट टाइम क्या है। मैं ये सब बहुत ज्यादा कैलकुलेट करती हूँ, क्योंकि मैराथन एक बहुत ही कैलकुलेटिव स्पोर्ट्स है। आपने जैसी ट्रेनिंग की है वैसा आप परफॉर्म करेंगे। तो मैंने देखा जो चाइना वाली है उसको तो बहुत जल्दी प्यास लग रही है और वो हीट जो है जकार्ता की, इंडोनेशिया की, उस हीट को वो कोप अप नहीं कर पा रही है। जापानीज को मैंने देखा कि वो पूरे टाइम बस से, जब हम लोग को हम जो इंटरनेशनल एथलीट होते हैं उनको रूट रैकी कराई जाती है, तो वो रूट रैकी करने में वो बस से बाहर ही नहीं उतर रही है। तो मैंने जापानीज से पूछा, व्हाई आर यू नॉट गोइंग, यू डोंट वांट टू सी द रूट? बोली, नो नो नो, आई कांट टेक दिस हीट। क्योंकि हमें रूट दिखाने के लिए कोई 10-11 बजे ले जाया गया था, उस समय एकदम धूप थी। बस ये दो का जो था वो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि ये दोनों जो गर्ल्स हैं, चाहे मेरे से 10 मिनट फास्ट हैं, लेकिन 30 किलोमीटर के बाद जब धूप आ जाएगी पूरी एकदम
पूरी धूप आ जाएगी, उस वक्त ये इनको मैं बीट कर सकती हूँ, इनको मैं टेकअप कर सकती हूँ। अब बची इंडोनेशिया की, वो लोकल थी, उसके साथ में दौड़ रहे थे उसके पेसर्स भी, तो वो उसके साथ में मैंने क्या स्ट्रेटेजी की कि क्योंकि जब हम मलेशिया में जून में पिनांग इंटरनेशनल मैराथन में गए थे, तो मैं फर्स्ट आई थी, वो सेकंड आई थी, तो मैं उसको एक बार बीट कर चुकी थी। अब तीन महीने बाद मेरी क्या तैयारी है उसको भी नहीं पता था। 3-4 महीने के बाद हम इस मैराथन में आए थे और मैं लंदन मैराथन की तैयारी कर रही थी, सच बताऊं तो मैं बहुत फिट थी। अब जब उसने मेरे को 28 किलोमीटर में क्रॉस किया, मैंने कोप अप करते 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 32 किलोमीटर में मैंने उसको कैच किया और उसके बाद उसकी तरफ देख के मैंने बहुत अच्छे से उसको बकअप किया, क्योंकि मैं उसको पर्सनली भी जानती थी, और मैंने कहा कि कम ऑन लवलता, आई एम गोइंग, यू आर डूइंग गुड। उसको लगा कि 32 किलोमीटर में ये इतनी फ्रेश है, मुस्कुराते हुए मुझसे आगे निकल रही है, और सच्ची बताऊं 100-200 मीटर्स में बहुत फास्ट भागी, और उसके बाद मैंने अपनी ब्रेथ को कंट्रोल किया और उसके बाद पेस को बनाए रखा। उसको मेंटली मैंने थोड़ा सा उसका मॉरल डाउन हुआ, क्योंकि उसको लगा कि वहां जीती थी, उसके बाद 4 महीने में पता नहीं क्या ट्रेनिंग कर ली होगी, हाँ तो ये तो बहुत फिट लग रही है, तो वो थोड़ा सा गिव अप कर गई। और मैं उसी में अपनी मेंटल टफनेस के साथ, और आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट के 5 किलोमीटर जो असल में कहते हैं मैराथन असल में शुरू होती है 5 किलोमीटर लास्ट की, उसी समय आप कितने अच्छे हो, कितने टफ हो, कितना बेहतर कर सकते हो, वो पता चलता है। तो 37 किलोमीटर से मैं एशियन मैराथन चैंपियनशिप में बिल्कुल यही कहते हुए दौड़ रही थी, सुनीता कम ऑन, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, सुनीता कम ऑन, यू कैन विन इट, यू कैन प्रूव योरसेल्फ। अपने आप से बात कर रही थी। हमारे में कहते हैं ना ऑटोजेनिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, तो मैं एक तरह से ऑटोजेनिक ट्रेनिंग करते हुए ही दौड़ रही थी। मैम जब आपने चैंपियनशिप पा ली मैम, वो फीलिंग्स कैसी थी मैम? नहीं सुनाई दे रही, तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है मैम। मैं बोल रहा हूँ कि जब आपने चैंपियनशिप पा ली मैम, आप विनर हो गई मैम, वहाँ कैसी फीलिंग थी आपके साथ मैम? देखो जब मैं जीत गई, उसके बाद जो खुशी हुई है, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे आंखों में आंसू थे। मेरे साथ में डॉक्टर जीपी गौतम थे, जो उस समय मेरे साथ मैनेजर गए थे, बहुत अच्छे वेल विशर हैं वो, मतलब थे, अभी नहीं रहे वो, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और उनके साथ उनको हक करके मैंने कहा यस, आई हैव प्रूव माई सेल्फ। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने सिंगापुर मैराथन भी जीती थी, कुआलालंपुर जीती थी, मैं जापान में जाके भी जीत के आ गई थी, और मलेशिया की तो कोई ऐसी मैराथन नहीं है जो मैंने ना विन की हो। लेकिन एशियन मैराथन चैंपियनशिप जीतने का जो एक इंप्रेशन होता है ना, चैंपियनशिप जीत ली, तो एक मैराथन रनर के लिए बहुत जरूरी है। अभी इंडिया में कितने एशियन चैंपियंस हैं? सिर्फ 3 अभी तक। कितने साल हो गए मुझे जीते हुए, 92 में, और अब मेरे बीच में बस एक उसने जीता हुआ है, अभी गोपी टी ने अभी जीती थी ना, आई थिंक 2015 में। तो बस, तो ये एक टफ रेस मानी जाती है मैराथन, क्योंकि हमारे चाइना जापान वाले वर्ल्ड क्लास होते हैं। तो अगर आप पूरी तरह से फिट हैं, और आप अगर लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं, और चैंपियनशिप ऐसी जगह हो रही है जो बहुत गर्मी वाली जगह है, तो इंडिया वाले बेहतर प्रदर्शन कर देंगे ऑफ कोर्स। उसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? क्या कह रहे हो मैम? एशियन मैराथन चैंपियनशिप बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? ओके, एक बार जब इस तरह का एक क्रेडिट मिल जाता है कि आप एशियन चैंपियन हैं, तो उसके बाद मुझे वर्ल्ड टूर का मौका मिला। मुझे वर्ल्ड की 7 कंट्रीज ने इनविटेशन भेजे, और 2 साल बाद फिर से एशियन मैराथन जब बैंकॉक में हुई, तो वहां मुझे वाइल्ड एंट्री मिली। फेडरेशन ने किसी और 2 को भेजा था, लेकिन मुझे वाइल्ड एंट्री मिली, क्योंकि उन्होंने मुझे एज अ एशियन चैंपियन इनवाइट किया, हर 2 साल बाद होती है ना। और मुझे वर्ल्ड टूर मिला, उसमें मैंने लंदन मैराथन, पेरिस मैराथन, व्रोक्लो, हॉलैंड, टोरिनो, इटली गई, ऐसे करके मैंने हॉलैंड में भी मैं 3rd आई। मैंने वहां इटालियन मैनेजर के साथ रह के 15 डेज इटली में वर्ल्ड क्लास रनर्स के साथ ट्रेनिंग करी, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैम हेल्थ एंड फिटनेस ट्रस्ट के बारे में कब स्टार्ट हुआ मैम? ये क्या इसका मोटिव है, और कब आपको ये आइडिया है कि मुझे हेल्थ एंड फिटनेस ट्रस्ट बनाना चाहिए?
ओके, जब 92 में एशियन चैंपियन बन गई तो उसके बाद मैं कोच तो पहले से थी ही, क्योंकि 87 में मैंने डिप्लोमा किया था, तो मेरे साथ कुछ रनर्स भी थे। और फिर एकदम से ख्याल आया कि अब रनिंग प्रमोशन करेंगे, और मैं 94 से ही रनिंग प्रमोशन करना चाहती थी। तो 94 में किसी ने बताया कि अगर आपको फंड रेज करने हैं तो आपके पास में एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। सुनीता गोदारा को डायरेक्ट तो कोई देगा नहीं अगर आपने हेल्थ प्रमोशन करना है, रनिंग प्रमोशन करना है। तो हमने अपनी संस्था हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट रजिस्टर करी 94 में, और 94 से ही सारी यूएन एजेंसी के साथ में, WHO, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, यूएनओडीसी, यूएनएफपीए और यूनिसेफ, इन सबके साथ, और जितने बढ़िया वाले कॉर्पोरेट्स हैं, सारी ऑयल कंपनीज, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, गेल, एंड सबके साथ मिलके हमने रेसेस कराने शुरू की। तो सबसे पहले तो हमने हेल्थ रन कराना शुरू किया, वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन। उसके बाद HIV एड्स, 1 दिसंबर को हमने HIV एड्स अवेयरनेस रन कराया, सेमिनार्स कराए, वर्कशॉप्स कराए, और दिल्ली गवर्नमेंट के साथ जुड़ गए, फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के साथ जुड़ गए, फिर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ जुड़ गए, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ जुड़ गए, और इन सब के साथ पार्टनरशिप में मैंने बहुत सारे सोशल इश्यूज पे काम किया। जैसे आजकल ये अभी 31 को आ जाएगा वर्ल्ड नो टोबैको डे, और रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मेरा सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है, सबसे बड़ा मास इवेंट होता है साल में, हर 26 जून को। इस बार उसकी स्ट्रेटेजी हम चेंज कर देंगे, क्योंकि शायद कोरोना की वजह से हम इतना वो नहीं कर सकते, गैदरिंग नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे तरीके भी हैं मास अवेयरनेस करने के लिए, ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन के लिए बहुत से तरीके हैं जो मैं करूंगी, क्योंकि मैं इसको सिंस 1998 आई एम फाइटिंग अगेंस्ट ड्रग अब्यूज थ्रू PIL, वो था। उसके बाद 2003 में हमने रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज शुरू किया उसमें, और मैं दिल्ली और गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हूँ, शराबबंदी पे काम करती हूँ, और बहुत से कैंपेन करती हूँ, रैलीज चलाती हूँ, तो ये सब करते रहेंगे। और हाँ, हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट की जब तुम बात करते हो तो 2004 में मुझे सरकारी जो ये बस्ती विकास केंद्र होते हैं, कम्युनिटी भवन होते हैं, इसमें हमने सोशल वर्क करना शुरू किया, और वोकेशनल ट्रेनिंग 2007 में हमने वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की, एक बुजुर्ग सेवा केंद्र शुरू किया, रिक्रिएशन सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। वोकेशनल ट्रेनिंग में हमने स्लम की लड़कियों को वोकेशनल ट्रेड सिखाने शुरू किए, और 2010 में जब निर्भया कांड हुआ था, उस समय एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तहत मोइथाई के साथ मिलके हमने 17,000 गर्ल्स को अपनी ताइक्वांडो एकेडमी, जो हम 2007 में ही खोल चुके थे स्लम की लड़कियों के लिए, 2007 में खोली थी, 2010 तक 35 ब्लैक बेल्ट बन चुकी थी, उनके थ्रू MCT स्कूल की बच्चियों को हमने सेल्फ डिफेंस सिखाया। जैसे मैम लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप इसमें कैसे अपने सोशल एक्टिविटी को बनाए रख पा रहे हैं? अच्छा, जहां तक सोशल एक्टिविटीज की बात है, तो मेरा जो रनिंग क्लब है, ये मेरी एक बहुत बढ़िया सोशल एक्टिविटी है। मैं रनिंग प्रमोशन करती हूँ, मैराथन्स में मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, एलीट एथलीट्स को मैनेज करती हूँ, एलीट एथलीट्स मैनेजमेंट। वो सब तो अब हो नहीं पा रहा है क्योंकि मैराथन्स तो हो नहीं रही हैं। तो मैंने क्या किया, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, जिस दिन से हमारा रनिंग क्लब बंद हुआ है, क्योंकि आप मास गैदरिंग नहीं कर सकते, मेरे क्लब में 100 रनर्स आते थे जिनको मैं ट्रेनिंग देती थी, फ्री कोचिंग करती थी। स्केचेस क्लब था, तो स्केचेस कंपनी ने जब बंद की अपनी एक्टिविटी, तो हमने भी अपने नेचुरली गैदरिंग बंद कर दी। और जैसे ही गैदरिंग बंद हुई तो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू अपने उन रनर्स को मोटिवेट रखने के लिए पहले तो उनको टिप्स देनी शुरू की। अब मैं फेसबुक लाइव हुई, और उसके बाद मैंने उनको मोटिवेट किया कि तुम जो भी कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट एट होम, को मुझे भेजो। वो सब अपने वीडियोस भेजने लगे, उनके साथ में मैं अपने इंस्ट्रक्शंस डाल के वो वीडियोस बनाने लगी, उसको अपने यूट्यूब पे डाला, फेसबुक पे डाला, और सब बहुत देख रहे हैं उसको और मोटिवेट हो रहे हैं। 2 ने भेजा, फिर 4 ने भेजा, फिर 10 ने भेजा, सब मोटिवेट होके। और वाकई में इस लॉकडाउन में मैंने रियलाइज किया कि कई जो फिटनेस एंथुसियास्ट हैं वो इतनी परफेक्ट है फ्लेक्सिबिलिटी में, इतने परफेक्ट है स्ट्रेंथनिंग में, तो उनको बस मोटिवेट करते रहे कि उनका जो एंड्योरेंस है वो कम ना हो। तो टिप्स देते रहे, स्टेयर रनिंग करो, स्किपिंग करो, क्योंकि एक्सरसाइज में तो कोई कमी नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो ये हमने शुरू किया। और हाँ, फिजिकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। तो फिजिकल एजुकेशन पैफी ने
फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने एक्सपर्ट्स बुला बुला के और उनके लेक्चर शुरू किए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं उसको अपने क्लब के रनर्स में, मेरे पास में 1500 रनर्स वैसे जुड़े हुए हैं, और अगर मैं सारे ग्रुप मानूं तो मेरे पास जो यूथ है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ही मोर देन 5000 तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और फेसबुक में तो आपको पता ही है। तो उन सबको मैं शेयर करती थी और उन सब ने देखा। मैं हैरान थी जिस दिन मैं एज अ स्पीकर आई थी ऑन साइंटिफिक अप्रोच टू मैराथन रनिंग एंड फिटनेस, उस दिन 26,000 ने उसको व्यू किया है। तो बहुत बहुत खुशी हुई कि जितने फिटनेस एंथुसियास्ट हैं सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो मेरा तो बस एक ही स्लोगन था, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग तो हम बनाए रखेंगे, लेकिन सोशल, जैसे आज तुम और हम बहुतों को के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे हम सोशल कनेक्टिंग रखेंगे। अगर सोशल कनेक्टिंग रखी जाए तो बहुत कुछ आप दूसरों को दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ नया दूसरों से सीख सकते हैं। और मैम, जैसे अभी एक गवर्नमेंट का फैसला आया है कि लिक्विड की शॉप अब से खुलेंगी, उसके बारे में मैं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा पॉइंट देखो, जिस दिन से मैंने ये सुना है कि सबसे पहले तो रोना रोया चीफ मिनिस्टर्स ने स्टेट के कि हमारा रेवेन्यू तो शराब से आता था। अरे भाई, रेवेन्यू तो बहुत और चीजों से भी आता है। अगर आपको रेवेन्यू की इतनी ही चिंता थी तो जो टैक्स से और जीएसटी से आता है उसकी तरफ भी ध्यान देते। और फिर अगर आप, उन्होंने सारे लिकर शॉप्स खोल दिए, अगर आज के दिन लिकर शॉप अगर खोले ही थे तो आपको अगर रेवेन्यू की इतनी चिंता थी, देखो अभी वहां भीड़ क्या हो रही है, 80% तो उसमें बीपीएल वाले खड़े हुए हैं, और जो 20% है वो सब यूथ खड़ा हुआ है। मतलब कि आप एक तरफ कहते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, हमें शराब नहीं पीनी है, तंबाकू नहीं खाना है, सिगरेट नहीं पीनी है, उससे इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, हाँ, कोरोना फाइट करने के लिए, और एक तरफ आपने लिकर शॉप खोल दी। अगर आपको बर्बाद ही करना है अपनी जनता को, और जनता को और भी डाउन ला देना है, क्योंकि तो उसमें आप ऐसा करिए ना, टैक्स बढ़ाइए। आप उसका जो सिगरेट है, शराब है, जिससे कि हेल्थ खराब होती है, उसमें आप टैक्स और लगा दीजिए, उस टैक्स को आप ले लीजिए, अपना रेवेन्यू बढ़ाइए, लेकिन ऐसे तो बर्बाद मत करिए। अब देखो क्या हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल बंटा धार हो गया है, वहां पर लठ बज रहे हैं, लोग चिपक चिपक के मतलब मरे जा रहे हैं। तो ये जो है, हमने सोशल मीडिया में तो खैर कैंपेनिंग शुरू कर दी है कि ये बहुत गलत मूव है, अनएथिकल है। आपको करना था रेवेन्यू जनरेशन के लिए, अगर जनरेट करनी थी तो उसमें इतना टैक्स लगा दो एक मॉडरेट वे में कि जो गरीब आदमी है वो एक बार तो सोचे कि ये बहुत महंगा हो गया है, अब नहीं लेते, क्योंकि 1.5 महीने उसकी आदत हो गई थी बिना शराब के वो रह रहा था। जब 1.5 महीने 2 महीने से वो बिना शराब के रह पा रहा था, तो आपको क्या जरूरत थी कि उसको फिर से उसमें डाल देने की? तो आप और आपको रेवेन्यू की इतनी चिंता थी, जनता को बर्बाद करके ही अगर रेवेन्यू लेना है तो उसमें टैक्स बढ़ा दो, वो टैक्स आप ले लो, फैक्ट्री से मत जाने दो, खुद ले लो और बना लो थोड़े दिन में। तो ये उनका एक गलत मूव है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल खत्म कर दिया है। कोरोना फाइट नहीं हो पाई। और बताओ, आज का पॉइंट ये है, तुम्हारी आवाज जा रही है। हाँ, बोलो बोलो। जैसे मैम, आप एक लेडीज है मैम, आप एक वुमेन है, तो आप कैसे मोटिवेट करती है मैम वुमेन्स को स्पोर्ट्स में आने के लिए? आपके रन क्लब में मैम कैसे वुमेन्स को आप मोटिवेट करती हैं? अच्छा, जहां तक विमेन का सवाल है, अगर पहली बात तो सबसे पहले तो ये है कि उनकी फैमिली का सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। दूसरा, जब वो आ जाते हैं स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में जहां सेफ है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई क्लब ज्वाइन कर लीजिए, और फिट रहेंगे। एक मदर जब फिट होती है तो वो अपनी फैमिली में पूरा फिटनेस की ध्यान रखती है, क्योंकि फिट रहने के लिए उसको डिसिप्लिन होना पड़ता है, फिट रहने के लिए उसको अपना डाइट मॉडिफाई करना पड़ता है, हेल्दी डाइट लेना पड़ता है। तो उस पूरी फैमिली का फिर जो डाइट पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो एक फिट मदर, फिट गर्ल अपने फैमिली में वो बेटर हैबिट्स को इनकलकेट करती है, क्योंकि डिसिप्लिन हो जाती है, और खुद तो फिट होती है, अपने घर में दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करती है। तो अब
अभी एक स्केचर्स किड्स क्लब में आई थी लास्ट ईयर, तो करीब 10-15 मदर्स थी, यंग मदर्स, जो आके बस बैठ जाती थी, उनके बच्चे हमारा समर कैंप अटेंड कर रहे होते थे। तो कभी कभी आके बच्चों को थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करती थी, नहीं ऐसा नहीं कर, ऐसे करो ये करो, है ना। तो मैंने क्या किया, उनको बुला लिया। मैंने कहा तुम लोग सबके लिए कंपलसरी है, जितनी मॉम्स हैं, यंग मॉम्स एंड फादर्स, सबको मेरी फ्री क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। मेरी एक आधे घंटे की अच्छी सी एक्सरसाइज क्लास होती थी, एरोबिक्स टाइप, टेक्नो एरोबिक्स कहती हूँ मैं उसको, वो करनी पड़ेगी। उन्होंने करना शुरू किया और वो इतनी एडिक्ट हो गई उस एक्सरसाइज को करते करते कि फिर उन्होंने समर कैंप तो खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने मेरा रनिंग क्लब ज्वाइन कर लिया और आज वो सब कोई 10K कर रही है, किसी ने हाफ मैराथन कर ली है। सब मेरे साथ माउंट आबू गई थी, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में हम लोग इंटरनेशनल माउंट आबू मैराथन सबने करी। तो सिर्फ आदत बनाने की बात है, मोटिवेशन की बात है। उनमें से कई तो ये कहती हैं कि बस सुनीता मैम को जाके छोड़ दो, अपने आप हम हवा से बातें करने लगेंगे। तो पूरे मोटिवेशन के साथ में मैं उनको फिटनेस की तरफ ले जाती हूँ और अब तो वो बहुत फिट हो गई हैं। तो जब हम फिट इंडिया मूवमेंट जिस दिन लॉन्च हुआ था ना, उस दिन मैं उन सबको ले गई थी, दे वर सो हैप्पी, कहती हम हाउसवाइफ थे और आज हम फिट इंडिया मूवमेंट में रूबरू हो रहे हैं, बिल्कुल पीएम आए हैं और हम लोग सब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और हमने ही सिर्फ उस समय और जो थे वो तो स्कूल वगैरह के थे, हम ही थे जो एक रनिंग क्लब के थे या फिर नेशनल लेवल के रनर्स थे। तो उनको ना बहुत अचीवमेंट फीलिंग होती है कि हमें इनवाइट किया गया फिट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च में, तो अच्छा लगता है। मैम आपका इलाइट एथलीट्स का जो इलाइट एथलीट्स हैं आपके, उनको मैम आप कैसे मेंटेन रखती है मैम, कैसे उनको ट्रेनिंग कराती है मैम? किसको इलाइट एथलीट्स जो है मैं आपके जो फास्ट एथलीट्स हैं, जो आपके इलाइट एथलीट्स, ये क्लियर कर दूं कि मेरा एलीट एथलीट मैनेजमेंट का काम है। एलीट एथलीट को मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ, मैं उन्हें ट्रेन नहीं करती हूँ। हमारे जो एलीट एथलीट हैं इंडिया के, वो या तो आर्मी में है या रेलवेज में है या नेशनल कैंप में है और पुलिस में, बीएसएफ में, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। वो सब कि मैं एक तरह से हेल्पलाइन हूँ in between runners, elite runners, they are all top national top athletes, international अपने इंडिया के जितने हैं ओलंपियंस हैं, मैराथन रनर्स, तो उनको मैं कनेक्ट करती हूँ मैराथन ऑर्गेनाइजर्स से और उनका पूरा रजिस्ट्रेशन से लेके, उनकी होटल एकोमोडेशन से लेके, उनकी प्राइज मनी तक का सारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो मैंने एकदम इंटैक्ट बना रखा है। इसको कहते हैं एलीट एथलीट मैनेजमेंट फॉर दी मैराथन्स। तो इसमें मुझे उन्हें ट्रेनिंग नहीं देनी होती, वो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं कहीं, और जिस समय कोई बिग मैराथन आती है, बिग प्राइज मनी मैराथन आती है, तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ टू गेट द रजिस्ट्रेशन, टू गेट द एकोमोडेशन एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम गेटिंग प्राइज मनी एंड ऑल, तो उनके सारा डॉक्यूमेंटेशन मैं करती हूँ। और मैम जो एथलीट्स अभी मैराथन करना चाहते हैं या फिर जो यंगस्टर्स हैं जो मैराथन को परफॉर्म करना चाहते हैं, उनके लिए आप कैसे मार्गदर्शन करेंगे मैम, कैसे टिप्स हैं आपकी तरफ से उनको? अगर कोई यंग एथलीट है और मैराथन रनर बनना चाहता है तो 18+ से हाफ मैराथन अलाउड होती है। अगर कोई भी 10K में अच्छा है या 15K में अच्छा है तो वो धीरे धीरे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में जाएगा। तो पहले वो क्रॉस कंट्री करेगा, फिर उसके बाद में 10K है, क्रॉस कंट्री है, तो हर मैराथन में 10 किलोमीटर भी होता है, 5 किलोमीटर भी होता है। पहले उसमें पार्टिसिपेट करे और जब 18+ हो जाए तब उसको हाफ मैराथन की तरफ सोचना चाहिए। और फुल मैराथन तब सोचनी चाहिए एक रनर को जब वो 5-6 हाफ मैराथन का एक्सपीरियंस उसको आ चुका हो। तो एक यंग एथलीट जब तक 5-6 मैराथन करेगा तब तक 19 या 20 इयर्स का हो जाएगा और तब तक उसकी बॉडी बिल्कुल एडेप्टेबल हो जाएगा उसके लिए कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग को कोप अप कर पाएगा। क्योंकि एक मैराथन रनर, फुल मैराथन रनर को अगर अच्छी परफॉर्मेंस करनी है तो 20 to 25 किलोमीटर ऑन एन एवरेज एवरी डे करना पड़ता है। तो एंड्योरेंस नंबर 1 है, उसके बाद स्पीड वर्क होता है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेंटल टफनेस, रिकवरी एंड रेस्ट का बहुत रोल है और न्यूट्रिशन का। ये पूरा 5 पॉइंट्स प्रोग्राम होता है। जो इसको अच्छे से कर लेता है वो मैराथन में अच्छा कर पाता है। अगर किसी के पास एंड्योरेंस नहीं है तो 30-35 किलोमीटर के बाद में उसकी बॉडी गिव अप कर जाएगी।
स्पीड वर्क नहीं है तो वो टाइम नहीं क्लॉक कर पाएगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग अच्छी नहीं है तो उसको इंजरी जल्दी हो जाएगी, और अगर उसने न्यूट्रिशन ठीक नहीं लिया है तो वो वीक हो जाएगा, एनर्जी लेवल हाई नहीं रहेगा, और अगर उसका रिकवरी और रेस्ट नहीं है सही तो वो अच्छे से वर्कआउट कर ही नहीं पाएगा। और मैम न्यूट्रिशन लेना कितना जरूरी है मैराथन रनर के लिए, कैसी न्यूट्रिशन होनी चाहिए उनके लिए? किसका? फिर से बोलो। मैम मैराथन रनर्स के लिए न्यूट्रिशन कैसी होनी चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट, देखिए डाइट का कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन क्योंकि मैराथन रनर एक तो बहुत गरिष्ठ भोजन ना खाए, अपने बॉडी कॉम्पोजिशन का ध्यान में रख के कैलोरी इनटेक वैसे ही ले जितना की चाहिए। ये नहीं कि मैं बहुत रनिंग कर रहा हूँ, 20 किलोमीटर कर रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा खाना खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, सारे विटामिन होने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए, और कुछ स्पेशल जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं इसके में, क्योंकि मिल्क ज्यादा लेना होता है। अगर 1 kg लेना है तो क्रीम मिल्क ना ले, फुल क्रीम मिल्क ना ले, स्किम मिल्क ले ले, अंडे का एग व्हाइट ले ले, क्योंकि अगर 4 अंडे खाने हैं तो पूरे 4 अंडे ना खाए, एग व्हाइट ले ले, और फ्रूट्स वेजिटेबल एंड सैलेड, क्योंकि फाइबर बहुत अच्छे से लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर अफोर्ड कर सकता है या अगर नहीं अफोर्ड कर सकता तो भी स्प्राउट्स तो हर कोई खा सकता है, स्प्राउट्स हैं, खजूर है, किशमिश है, इस तरह की चीजें। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि जितना नेचुरल खाए उतना अच्छा, और पौष्टिकता की तरफ ज्यादा ध्यान दे। एक्स्ट्रा कैलोरीज कभी नहीं खानी चाहिए, उससे वेट बढ़ जाएगा तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। रिकवरी कितना इंपॉर्टेंट है मैराथन रनर्स के लिए और सभी रनर्स के लिए? रिकवरी मैम, रिकवरी का इंपॉर्टेंट रोल तो है, क्योंकि 5 पॉइंट्स प्रोग्राम में एक रिकवरी का है। रिकवरी के लिए एक तो साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। अगर कोई समझ लो हाउसवाइफ है ना, और वो मैराथन कर रही है तो उसके पास में दोपहर का टाइम होता है, अलग से 1.5 घंटा सोना बहुत जरूरी है। अलग से एक तो जब आप साउंड स्लीप लेते हैं तो उस समय आपके जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, वो आपको हैप्पी फीलिंग भी देते हैं, और दूसरा आपके आरबीसीज बनते हैं उस टाइम में। और रिकवरी के लिए एक तो साउंड स्लीप हो गई, रात को भी अच्छे से स्लीप लेनी है। जो डिनर है आपने अर्ली करनी है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, 4 या 4:30 बजे उठना पड़ता है एक मैराथन रनर को, क्योंकि आपको अर्ली मॉर्निंग ही पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद सेल्फ मसाज कर सकते हैं, अदरवाइज मसाज ले सकते हैं, और योगा है, योगा से बहुत ज्यादा रिकवरी हो जाती है अच्छे से। और जो वर्कआउट्स हैं वो रोज फास्ट नहीं करने हैं, एक फास्ट एक स्लो, एक फास्ट एक स्लो, ऐसे अगर वर्कआउट करेंगे तो रिकवरी बॉडी की होती रहती है। और मैम जैसे आप एक मैराथन रनर से मैम काफी आपको एक्सपीरियंस है, आप डोपिंग के बारे में मैम क्या कहना चाहेंगी, जो आपका डोपिंग का क्रेज चल रहा है एथलीट्स में? अगर डोपिंग के बारे में पूछ रहे हो तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि डोपिंग इज चीटिंग, डोपिंग इज अनएथिकल, एंड डोपिंग शुड बी स्टॉप्ड। इट ऑल डिपेंड्स ऑन फेडरेशन, मिनिस्ट्री टू स्टॉप दिस। और जो खिलाड़ी हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि नो ड्रग can make you champion, you have to work hard to become champion। जो 10-15% आपको फायदा मिलता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो एक बार डोप में पॉजिटिव आ जाते हैं उनका वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली मैं मैराथन रनिंग की बात कर रही हूँ। डोपिंग के बाद उनके ऊपर एक तो जो उनका हमारा स्पोर्ट्स समाज है उनकी तरफ बड़ी शक की निगाह से देखता है कि इसने जरूर लिया होगा। दूसरा, वो गुलाम, जो लोग डोपिंग करते हैं वो उसके गुलाम हो जाते हैं, उसके बिना फिर उनसे परफॉर्मेंस ही नहीं होती है। और कुछ ऐसे जैसे मैराथन है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, इसमें आप जब तक ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं करोगे तो कोई ड्रग आपको उतना फास्ट नहीं दौड़ा सकती, कोई ड्रग आपको इतना लंबा नहीं दौड़ा सकती। तो इट्स बेटर टू बी सेफ विदाउट डोपिंग। एंड चीटिंग क्यों करनी, यू नो, इट्स बेटर टू बी सेफ। नाम सम्मान के लिए क्या पूछ रहे हो? डॉक्टर हर्षवर्धन का मैम आपको क्या सपोर्ट है? डॉक्टर हर्षवर्धन, नहीं मैं समझी नहीं, क्या बोला? मैम तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। मैम डॉक्टर हर्षवर्धन का आपको क्या सपोर्ट है? किसका?
हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन सर का? डॉक्टर हर्षवर्धन तो हेल्थ मिनिस्टर है, मैं हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ। हाँ हाँ मैम, ये यही क्वेश्चन था मैम। कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू, सेम क्वेश्चन, कंटिन्यू। ओके, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मैंने बहुत से प्रोग्राम किए हैं, और किसी मंत्री का मेरे को क्या सपोर्ट है ये तो मैं अभी नहीं कहूंगी कि क्योंकि मैं वैसे इससे पहले मैंने स्टील मिनिस्ट्री में मुझे अपने स्पोर्ट्स कमेटी में मेंबर बनाया है, तो मैंने चैंपियंस रन कराना शुरू कर दिया। और मुझसे कोई भी मिनिस्ट्री अगर हेल्थ प्रमोशन या हेल्थ अवेयरनेस या स्पोर्ट्स प्रमोशन, रनिंग प्रमोशन कराना चाहती है तो मैं हमेशा तैयार हूँ। बहुत अच्छा मैम। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ये कहते हैं कि मैं वो कर रही हूँ जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, और मैं उनके साथ में 2003 से कर रही हूँ ये रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। मैम आपसे बहुत अच्छा लगा मैम बात कर कर, आपने मैम इतना टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू। अगली बार मैम मुलाकात होगी, और मैम जो आपका कैंपेन है वो ऐसे ही चलता रहे, और मैम आपके अंडर में काफी एथलीट्स फिट हो, और आपको ऐसे ही आप अवेयरनेस का मैम काम करते रहे मैम। थैंक यू मैम आपसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू। ओके ओके, बाय।